जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस पर शहीद अली खामनाई का स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे शहीद किया गया और ईरान पे हमला किया गया तो फिर ये जंग जो है वो इलाकाई जंग बन जाएगी। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से ईरान ने अरब ममालिक में, खलीजी ममालिक में जो है वो सफारत खानों पर टारगेट किया, फिर साथ ही जो अमेरिकन बेसिस मौजूद थे वहाँ टारगेट किया गया। पहले तो ये बातें हो रही थी कि क्या सऊदिया जो है वो रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान की जानिब से इन हमलों की मजम्मत भी की गई और जिस तरीके से शहीद किया गया अली खामनाई को, इसकी भी मजम्मत जो है वो पाकिस्तान ने की है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्ज़ियाकार हैं। हमदानी साहब, क्या समझते हैं आप? पहले तो ये बातें हो रही थी कि ये जंग होगी तो सिर्फ 2 से 4 दिन चलेगी और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान मौजूद है कि कुछ हफ्तों की बात है, और अब उनका ये भी कहना है कि फॉर एवर जो है ये जंग चल सकती है। तो अमेरिका ने जो अंदाज़ा लगाया था कि ईरान में रिजीम चेंज जो है वो बासानी हो जाएगा, अब मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, या फिर ये समझ लें कि नामुमकिन सी बात है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया। हम अभी ईरान एम्बेसी से ही आ रहे हैं, और उस वजह से रास्ते में होने की वजह से बार बार कनेक्शन का भी इश्यू बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो मुझे जब ये ईरान जंग शुरू हुई है और उसके बाद जो पाकिस्तान की हमारी जो सफारतकारी है उसकी नज़र से, अगर आपको याद हो जब इराक पे हमला किया गया था अमेरिका ने, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो मियां साहब ने उस वक्त एक अमन मिशन शुरू किया था। उन्होंने आगामी बुनियादों पे दौरे किए थे मुख्तलिफ ममालिक के, और पाकिस्तान ने वहाँ पे उस जंग को रोकने के लिए भरपूर किरदार अदा किया था। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं तो उसमें यकीनी तौर पे रिजम चेंज की जो बात अमेरिका ने की, और अमेरिका ने असल में जो गलती बड़ी की है, उसने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया। उसने कहा जैसे हमने उनको सदर को उठाया है, वहाँ रिजम चेंज किया, अगला जो गवर्नमेंट आई है उनकी मजबूरी थी, वो घबरा गए और उन्होंने उसी तरह जो है उनके साथ ट्रंप इंतजामिया के साथ तामन किया और उनके साथ मिलके वो अब काम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि हम जब खमनाई साहब को जो है रास्ते से हटाएंगे तो उसके बाद हम जो नए लोग होंगे वो डर जाएंगे और वो हमारे साथ मिलके, उन्होंने जो अपने टारगेट सेलेक्ट किए थे, जो अंदाजे लगाए थे, वो अंतहाई बेवकूफ़ी की बुनियाद पे थे, जिसकी वजह से आज जी। ईरान ने उनको बेहतरीन जवाब दिया है। और इस वक्त जैसे पहले वो बता रहे थे कि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ट्रंप की, वाइट हाउस में उनकी जो मीटिंग की आप तस्वीरें देखें, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप देखें, तो वो इंतहाई मजबूत है। और इस वक्त वो एक डबल गेम कर रहे हैं। डबल गेम ऐसे भी कर रहे हैं, कुछ तो हमले वो कर रहे हैं जैसे वहाँ पे मोसाद के पकड़े गए एजेंट्स मिडिल ईस्ट के अंदर, और जी। उसके साथ साथ वो बार बार एक बयानिया बना रहे हैं कि जी हमारे साथ वो ईरान बातचीत की कोशिश कर रहा है। तो ईरान अब बातचीत देर हो चुकी है, हालांकि बातचीत की जो कोशिश है वो अमेरिका की तरफ से भी की जा रही है, जी। और अमेरिका को वो जो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ईरान ऐसा एक रद्द अमल देगा। जी अच्छा, अमेरिका की जानिब से जो है वो दबाव डाला गया था, इसराइल ने दबाव डाला था अमेरिका पे कि आप और मुश्तरका हमले के साथ जो है वो ईरान पे हमला किया जा सकता है। एप्सिन फाइल का भी जिक्र हो रहा है कि नेतन्याहू ने इसी के जरिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव डाला होगा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एफ्टन के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे चेहरे जो है वो बेनकाब होंगे। और लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि ट्रंप के अलावा भी अमेरिका में एक पूरी इंतजामिया बैठी हुई है। जी। तो ये चीज़ समझ आ रही है कि फर्द वाहिद के लिए पूरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है, पूरे मुल्क को दाव पे नहीं लगाया जा सकता। तो इस वक्त यकीनी तौर पे उन्होंने नेतन्याहू के उस कहने पे कि इस वक्त बेहतरीन मौका है, इन्होंने मुज़ाकरात की आड़ पे, अगर आप इनकी तारीख देखें तो इन्होंने रशिया को भी मुज़ाकरात के में एंगेज किया और उसके बाद अपना खेल खेला। इस वक्त भी इन्होंने मुज़ाकरात में इनको एंगेज करके अपना खेल खेलने की कोशिश की है। तो मैं ठीक है। समझता हूँ कि बेशक उसका भी ये एक रास्ता हो सकता है, एक वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की है वो गलत की है।
बिल्कुल ठीक है। लोधी साहब, ये इस तरह की खबरें पहले आई कि नेतन्याहू की जानिब से प्रेशराइज़ किया गया डोनाल्ड ट्रंप को कि हमें हमला करने दिया जाए, और हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, और जिस तरीके से 30 से 40 मिसाइल जो है वो दागे गए जब आयतुल्लाह खामनाई जो है वो मीटिंग कर रहे थे 40 आला अफसरान के साथ, और फिर एप्सिन फाइल का भी जिक्र हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ मौजूद हैं, और इसके प्रेशर में आके डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इस हमले की हिमायत कर दी। देखिए, पहली बात तो ये समझने की, यार मेरा ख्याल है कि जो बातें बिल्कुल आम लोगों को भी मालूम हो गई है ना, उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे ये बात सब जानते हैं कि सुन्नियों का बहुत असर रसूख है अमेरिका में, और अमेरिकी लीडरशिप पर अमेरिकी कांग्रेस के बहुत सारे लोग और उनके जो बड़े बड़े लोग हैं। और अब तो ये बात और भी यहाँ हो गई है कि ये हमला शुरू इसराइल ने किया है, और अमर मजबूरी साथ शामिल हुआ है अमेरिका। और वो जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ये आप यूं समझें कि प्रेशर नेतन्याहू की तरफ से था, और वो जिस चीज का जिक्र कर रही है कि नेतन्याहू ब्लैकमेलिंग उसमें मोड में है, क्योंकि एप्स्टन फाइल में बहुत कुछ मौजूद है, और एप्स्टन फाइल का जो कहते हैं मास्टर प्रिंट है या मास्टर उसकी जो मेमोरी है वो इसराइल के पास ही है। तो इस चीज का कभी इम्कान मौजूद है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि ये उनको ब्लैकमेल करके कहा कि वरना हम ये चीजें आपकी निकाल देंगे। वो ऐसे भी निकलेंगी, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। वो जो बात कर रहे हैं देखें, 4 दिन की जंग अगर 4 हफ्तों में पहले बन गई और फिर फॉरएवर बन गई, तो फॉरएवर जंगें तो हमेशा अमेरिका ने हारी हैं। वियतनाम में फॉरएवर जंग थी, हार के निकले, इराक से निकले, ये अफगानिस्तान में फॉरएवर जंग थी, वहां से निकले। तो अगर फॉरएवर जंग में वो चक्कर में पड़ गए तो इसका मतलब उन्होंने अपनी हार पर मोहर पहले ही सब्त कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क़यामत नहीं टूटेगी ईरान के ऊपर, या ईरान का नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, नुकसान होता रहेगा। लेकिन जो हमने जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो घुटने नहीं टेकेंगे, वो मैं अपने पास से तो नहीं बना रहा, वो तारीख है ईरान की, वो उनकी माशरत की तारीख है। आपको याद होगा, आप शायद उस वक्त छोटी हो कि जब ये इराक और ईरान की जंग शुरू हुई तो हालात इतने खराब हो गए थे ईरान के कि 12-12 साल के बच्चे इन्होंने मैदान जंग में भेजने शुरू कर दिए थे, लेकिन हार नहीं मानी थी। उसके बाद पिछले साल आपको पता है दुनिया के वो बम जिनके बारे में सिर्फ सुना हुआ था दुनिया ने और देखा नहीं था, वो गिराए गए, इन्होंने हार नहीं मानी। फिर आपको पता है कि पैसे देकर या किस तरीके से अंदर एक टर्मोइल पैदा किया है पिछले चंद महीनों में, और रजीम चेंज करने की कोशिश की, ईरान ने हार नहीं मानी। तो ईरानी माशरत में शायद ये चीज तो लोधी साहब, कता कलामी की माजरत चाहूंगी, फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसने बराह रास्त इसराइल पे हमला किया है। भले ही पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता, लेकिन मुंह तोड़ जवाब जो है वो ईरान ने दिया है इसराइल को। जी, इसमें तो कोई शक नहीं, तो चीज नजर आ रही है ना। लेकिन ये जरूर है कि ये मैं कहूंगा, जैसे मैंने कहा ना कि जो इस वक्त मुसलमान ममालिक है ना, वो 3 हिस्सों में तकसीम है। एक तो वो जिनको आप मुल्क नहीं गिन सकते, जैसे लिबिया है, नाइजीरिया है, सूडान है, यमन है, सीरिया है। ये क्या मुल्क रह गए, ये तो आपस में लड़ लड़ के भस्म कर दिए, यहाँ पर सारे रजीम चेंज हुए, उसके बाद से सिविल वॉर जारी है। जो मुल्क मिडिल ईस्ट में है वो मेरा ख्याल उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए, वो वैसे कुछ करने के लिए तैयार नहीं। जो मुल्क खड़े हो सकते हैं, ईरान तो खड़ा हुआ है, पाकिस्तान है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, और बांग्लादेश भी हो सकता है, मलेशिया हो सकता है, सऊदी अरब है। ये ममालिक जो है, लेकिन हमने तो मजम्मत की है, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया। हमने शहीद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की मजम्मत की है पाकिस्तान ने, लेकिन उन्हें शहादत कैसे नसीब हुई? क्योंकि अमेरिका ने और इसराइल ने उन पे हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा है। यही सिफारतकारी है। वो डिप्लोमेटिक लेवल पर या गवर्नमेंट लेवल पर नहीं लिया जा रहा, आप और हम तो अच्छी तरह ले रहे हैं ना नाम, और पूरा मीडिया भी बता रहा है, तो इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हम जो हमला हुआ है उसके खिलाफ हैं, और किसी भी तरीके से ये जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और इसकी हम हमायत नहीं कर सकते। वो तो हुआ है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो कोई नहीं, वो जो अवाम की राय है वो सबको मालूम है। ये डिप्लोमेसी में बाज़ औक़ात नाम नहीं लिए जाते, वो एक अलग बात है, उसको हम उस पर गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो असल हक़ाइक़ है वो आपको भी मालूम है, आपके नाज़रीन को भी मालूम है, मुझे भी पता है, जितने भाई इधर बैठे हुए हैं उन सबको मालूम है, और उसका हम बरमला इजहार भी कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। हमदानी साहब, इसराइल और अमेरिका का ये कहना है कि ईरान की तमाम फ़िज़ाई हदूद पे जो है वो हमारा कंट्रोल है, तो क्या ऐसा मुमकिन होता दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, अगर मुकम्मल कंट्रोल इनका होता तो फिर ये किस तरह ईरान अपना जो राइट। मिसाइल भेज रहा है, जो अपने ड्रोन भेज रहा है, तो वो किस भेज रहा है, तो वो ड्रोन पहुंच भी रहे हैं निशानों पे और मिसाइल पहुंच भी रहे हैं। तो ये तो उन्होंने तो बिल्कुल हर चीज़ का कहा कि पहले दिन से ये कहना शुरू किया हमारा यहाँ कंट्रोल है और हर चीज़ हमारे पास, सारी इनकी क़यादत हमने मार दी है कि एक शख्स को वो, एक क़यादत को वो शहीद करते हैं तो पीछे नया बंदा खड़ा होता है। बिल्कुल। आपने प्रोग्राम में शुरू में अली खamenei साहब के बेटे की बात की थी, जी। तो मैं ये भी एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त ईरान में ख्वाह वो सुप्रीम लीडर का ओहदा हो या वो किसी वजारत का ओहदा हो, कोई भी ओहदा फूलों की सेज नहीं है। ये कफन पहनने के बराबर है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक वो एक नई जो है बंदा आ जाता है उस सीट पे, जिस सीट पे कोई बंदा शहीद हुआ होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो अमेरिकन दावे हैं वो यकीनी तौर पे वो एक जंग के अंदर उनके करबे हैं। अगर मुश्तबा खामनाई जो है वो अगले सुप्रीम लीडर बनते हैं तो क्या ये ईरान के हक में जाएगी ये बात? देखिए, ईरान के हक में इस बात तक तो जा सकती है कि चूंकि उनके जो फॉलोअर जो है ईरान के अंदर जो खamenei साहब के, वो तो इसको बड़ी अच्छी तरह खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा ये है कि ये इस बात में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उन नया सुप्रीम लीडर वो कोई भी बने या वो कितनी देर के लिए बनेगा, क्योंकि खamenei साहब ने तो 40 साल वो गुजारे हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर सुप्रीम लीडर बनना, मैं समझता हूँ कि वो कोई इतना वो नहीं है कि आप एक सीट पे बैठ के और आप आगे अपने कोई उस पर काम करेंगे। उस पर काम करने के लिए मुमकिन आपको चंद घंटे भी नसीब ना हो। तो लिहाजा ये चीज़ ईरानी अवाम भी समझते हैं और जो सुप्रीम लीडर के लिए उम्मीदवार है वो भी ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल ये भी है कि क्या इस जंग में हम कमी देखेंगे? सीज फायर के कोई इम्कानात जो हैं वो नजर आ रहे हैं हमदानी साहब? देखिए, सीज फायर के इम्कानात तो इतने ज्यादा इस वक्त तक नहीं है। चंद पिछले कोई 1-1.5 माह पहले आपके जो पेन, तो वो मेरी जितनी भी बातचीत थी वो कह रहे थे कि ये जंग नहीं होगी। तो मैं नहीं कहा था कि ये होगी, क्योंकि इस जंग का इसराइल और अमेरिका एक मूड बना चुके थे, वो एक फैसला कर चुके थे। तो अभी ये अगर तो ये जंग ईरान इस्तेकाम सही दिखाता है, कोई 4-5 अमेरिका घटने टेक देगा। जितने लोग इस पे बात कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि मैक्सिमम ईरान को 4-5 दिन खड़े होना है। तो अगर 4-5 दिन ईरान खड़ा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि इस जंग के अंदर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। हमें बस ये तो पाकिस्तानी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो 86 साल जो शहीद है, जो शख्स था, वो जब तक खड़ा रहा है तो उस वक्त तक पाकिस्तान को इसराइल की जानब से बराह रास्त कुछ नहीं देखना पड़ा। आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले जैसे हमारे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उनको हैक किया गया, इसी तरह पाकिस्तानी रडार्स के अंदर इसराइली जो जासूस तैयारे हैं वो देखे गए ईरान के बॉर्डर पे। तो यकीनी तौर पे ये हमारे लिए भी हम दुआई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमदानी साहब, आपके वक्त का और इनके हमरा थे खालिद नईम लोधी साहब, दिफाई तर्जियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईरान वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसने इसराइल पे बराह रास्त हमला किया है। वैसे तो पाकिस्तान समेत कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, लेकिन किसी की जानिब से भी इसराइल पे हमला नहीं किया जाता। तो ये एजाज़ तो यकीनी तौर पे ईरान को हासिल है कि जिस तरीके से कम सलाहियतों के बावजूद भी इसराइल को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।